एंड वेलकम, यू आर वाचिंग एनटीवी अमेरिका। दिस इज सारा चौहान। मिड टर्म इलेक्शंस के रिजल्ट आ रहे हैं, सभी की नजरें हैं। रेड वेव है या फिर ब्लू वेव है, इस पर भी सबकी नजरें हैं। एनटीवी अमेरिका लगातार कवरेज कर रहा है, रिजल्ट्स आपको बता रहा है। और इस वक्त सीधे हमारे साथ वॉशिंगटन डीसी से एनालिस्ट मुश्ताक राजपुर जुड़ रहे हैं। मुश्ताक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। पहला सवाल, मैं जाऊंगी इलेक्शन के सवालों पर, लेकिन आज का दिन मुझे लगता है कि बहुत हैक्टिक है हमारे लिए भी, सबके लिए भी, और लोगों की नजरें इस पर है कि मिड टर्म इलेक्शंस के रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। पहला मैं सवाल आपसे यही करूंगी कि पूरा दिन भर आपको क्या लगता है, रेड वेव या फिर ब्लू वेव? आई थिंक जो तवका थी रेड वेव की वो तो नहीं हुई। जो सब लोग रिपब्लिकन्स और मीडिया आउटलेट्स और इवन जो एग्जिट पोल्स थे वो यही बता रहे थे कि जो रिपब्लिकन्स हैं वो स्वीप करेंगे वर्जीनिया से लेकर फ्लोरिडा। फ्लोरिडा ऑफ कोर्स दे गॉट इट, लेकिन मिशिगन पे भी उनकी नजरें थी, पेंसिल्वेनिया पे उनकी नजरें थी, एरिज़ोना पे उनकी नजरें थी, जॉर्जिया पे थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो हिस्टोरिकल जो ट्रेंड रहे हैं, जब भी जो पहले 2 साल के बाद जो मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं तो उसमें जो रूलिंग पार्टी होती है, जिस पार्टी के प्रेसिडेंट होते हैं, वो अमूमन सीट्स बहुत सारी जो है वो लूज करते हैं। यानी आप प्रेसिडेंट क्लिंटन से लेकर ओबामा तक सब लोगों ने, किसी ने 24, किसी ने 52 सीटें जो थी वो लूज की थी मिड टर्म में। आप डोनाल्ड ट्रंप को देख लें, उन्होंने तो पूरा अपना जो है वो हाउस और सेनेट दोनों जो है वो लूज किए टू राइवल पार्टी। तो ऐसा नहीं हुआ। वो जो तारीखी तनाजुर में एक ट्रेंड था, वो इस बार जो बाइडेन ने और डेमोक्रेट पार्टी ने वो स्टॉप कर दिया उसको। दैट इज लिटरली शॉकिंग काफी एनालिस्ट के लिए, ये कैसे हुआ। तो अगर हम नंबर की हरगिज नहीं है। अगर हम यहाँ पे नंबर एक बार नंबर जरा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं इस पर। अगर मैं सेनेट की बात करूँ, डेमोक्रेट 48, रिपब्लिकन 49, मैजिक नंबर 50 है यहाँ पर। अगर मैं हाउस की बात करूँ, डेमोक्रेट 187 और इसके अलावा रिपब्लिकन 204 और मैजिक नंबर है 218। आपको क्या लगता है, हाउस में वो मैजिक नंबर क्या डेमोक्रेट के पास जाएगा या रिपब्लिकन्स के पास? आई थिंक इसका स्ट्रांगली लाइकलीहुड है कि जो रिपब्लिकन्स हैं दे विल हैव वेरी स्लिम मेजॉरिटी इन द हाउस। जो लोगों को तवक्का थी कि शायद ज्यादा सीटें लेंगे रिपब्लिकन्स, शायद 10-15 सीटें लेंगे और कोई मतलब सॉलिड किस्म की उनकी मेजॉरिटी होगी हाउस में। ऐसा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि देखें जिन सीटों पे उनकी नजरें थी, जिस तरह वर्जीनिया की तकरीबन 4 सीटें थी जिन पे उनकी नजरें थी कि वो जीत जाएंगे, हार जाएंगे ये डेमोक्रेट्स। दोनों वो सीटें जो थी वो नॉर्दर्न वर्जीनिया में थी, वो दोनों ले ली, हासिल जीत ली डेमोक्रेट्स ने। तो एक तो वो सेटबैक मिला रिपब्लिकन्स को। फिर जो सेनेट के हवाले से आई थिंक सबसे बड़ा सेटबैक जो मिला रिपब्लिकन्स को, वो क्योंकि जो उनकी सीट थी पेंसिल्वेनिया में वो हार गए। तो एक तो मतलब तो अभी तक जो सेनेट के रिजल्ट्स हैं उस पे तो यही है कि डेमोक्रेट्स ने एक भी सीट हारी नहीं है, बल्कि उन्होंने एक सीट एक्स्ट्रा जीती है जो उनके पास नहीं थी पेंसिल्वेनिया की। जो सेनेटर आए हैं नए मुंतखब होकर, जॉन फेटरमैन, जिनको एक उभरता हुआ लीडर समझा जाता है डेमोक्रेट पार्टी के, गो के उनके कुछ हेल्थ के इश्यूज हैं, लेकिन उसके अलावा ही कम्स फ्रॉम अ वेरी वर्किंग क्लास मिडिल क्लास फैमिली, और उसका जो कनेक्शन है विद द यूनियन और एक आम आदमी के साथ, नेबरहुड के साथ, वो बड़ा स्ट्रांग है। तो वो उसको तो कहा जाता है कि वो फ्यूचर है डेमोक्रेटिक पार्टी का। तो उसकी जो जीत है, ना सिर्फ उसकी बल्कि इवन जो गवर्नर हैं पेंसिल्वेनिया की, उनकी जो जीत है। तो आई थिंक ये सारे ट्रेंड्स तो सवाए हाउस के कुछ सीटों को छोड़कर नहीं लगता कि अभी तक कोई मेजर नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है तो डेमोक्रेट्स को। जहां तक जॉर्जिया की सीट का ताल्लुक है, लेकिन मुश्ताक जी, ऐसा लग नहीं रहा था कि जो डेमोक्रेट्स हैं वो इस तरह से भारी पड़ेंगे। रिपब्लिकन्स को लग रहा था, क्या हम ये समझें कि रिपब्लिकन्स कहीं ना कहीं अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस उन्होंने फील कर लिया था, और उस चीज़ का नुकसान कहीं ना कहीं जो है वो रिपब्लिकन्स को हुआ है, डेमोक्रेट्स को यहाँ पर ज़्यादा फायदा होता हुआ नजर आया है? बिल्कुल सही है। आई थिंक उस पे जो अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसकी एक वजह तो ये बताई जा रही है कि जी वो लोग जो गुज़श्ता इलेक्शंस के नताइज को नहीं मानते थे, जो इलेक्शन डिनायर थे, वो लोग आ गए। यानी जो रिपब्लिकन प्राइमरीज थी, उस प्राइमरीज में जो मॉडरेट लोग थे वो कम आए, बल्कि जो
प्रो डोनाल्ड ट्रंप लोग थे वो ज्यादा आए, तो उसका रिपब्लिकन पार्टी को नुकसान हुआ है। अगर नॉर्मल रिपब्लिकन आ जाते जिनको मॉडरेट कहा जाता है इन द सेंस, अगर वो आते तो शायद इतना नुकसान उनको उठाना नहीं पड़ता। देखिए अभी जो 3 सीटें रहती हैं सेनेट की, खासतौर पे एरिज़ोना और जॉर्जिया की, नेवाडा, वहां से तो जॉर्जिया। बहुत, हाँ, नेवाडा में आई वुड से कि अभी तक लीड है रिपब्लिकन्स को, क्योंकि ऑब्वियसली वो इकोनॉमी डिफरेंट है। हाँ, एक तो वहाँ पे 49.9%। एक तरह से देखा जाए, अगर जी मैं हाँ, रिपब्लिकन्स की यहाँ पर बात करूँ नेवाडा में, तो 49.9% और डेमोक्रेट्स 47.2%। आपको लगता है कि ये जो यहाँ फासला नजर आ रहा है, ये इसको बराबरी पे कर पाएंगे या आगे बढ़ पाएंगे, ऐसा लग रहा है आपको मोस्ट लाइकली डेमोक्रेट्स? हो सकता है, हाँ, बिल्कुल मोस्ट लाइकली दिस सीट वुड गो टू द रिपब्लिकन्स। मतलब गो के अभी तक एपी ने नहीं डिक्लेयर किया, किसी भी बड़े मीडिया हाउस ने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन जनरली एक परसेप्शन यही है कि वो जो नवाडा की सीट है वो उस तरफ जाएगी, और उसकी वजूहत भी हैं, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली वर्कर्स हैं, और जो महंगाई है अमेरिका के अंदर आजकल आप देखें, स्पेशली उस तरफ, तो आपके यहाँ टेक्सास में तो ऑयल के प्राइसेस कम हैं, लेकिन इफ़ यू गो टू दैट एरिया, यू नो, लॉस वेगस और कैलिफोर्निया की तरफ जो है वो ऑयल गैस की प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं। तो जो आम जो वर्कर है, स्पेशली जो हिस्पैनिक स्पीकिंग वोटर है वहाँ का, यू नो, उनके लिए जो लिविंग कंडीशन है बड़ी टफ हैं। तो ऑब्वियसली ये एक्सपेक्टेड था कि वो लोग जो हैं आइडियोलॉजी के बजाय जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें जो तंगी आ जाती है ना, तो उसके बुनियाद पे फैसला करेंगे, और यही लग रहा है कि नवाडा की सीट जो है मोस्ट प्रोबेबली विल गो टू द रिपब्लिकन्स। आप लेकिन एरिज़ोना जी, तो एरिज़ोना, अगर क्लियरली मैं एरिज़ोना अभी की तक बात करूं तो यहाँ पे डेमोक्रेट 51.4, रिपब्लिकन 46.4% पे जा रहे हैं। अगर मैं जॉर्जिया की बात करूं तो डेमोक्रेट 49.2% पर और रिपब्लिकन 48.7% पर। आपको क्या लगता है कि ये दोनों सीटें किसकी झोली में जा सकती हैं? बिल्कुल, आई थिंक एरिज़ोना तो इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। अगर शाम 7-8 बजे तक आई थिंक वो तो अनाउंस हो जाएगी सीट, एंड इट विल गो टू द डेमोक्रेट्स। जॉर्जिया का देखें, एक बात है कि ऑब्वियसली कोई भी कैंडिडेट 50% वोट नहीं ले सका, तो इसलिए वो रन ऑफ में चली गई है। दिसंबर 6 को उसका इंतखाब होगा। लेकिन अगर आप वोट देखें, नंबर ऑफ वोट्स देखें, तो वो अभी तक जो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट हैं उनके ज्यादा हैं। तो जो पॉपुलैरिटी देख लें। अच्छा, फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी थी, वो ये थी कि जी जो वोट मिले हैं इनको, क्योंकि 2 कैंडिडेट्स थे, जो हमारी स्टेसी अब्राहम्स थी गवर्नर की सीट के लिए, वो हार गई हैं। वहाँ पे डेमोक्रेटिक कैंडिडेट थी, बड़ी पॉपुलर थी, बड़ी तवक्का थी लोगों की शायद वो जीत जाएं। लेकिन जो सेनेट के इनके उम्मीदवार हैं उनके वोट ज्यादा हैं गवर्नर से, तो इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो ज्यादा है। बल्कि यहाँ तक भी रिपोर्ट्स आई हैं विद फैक्ट्स एंड फिगर्स कि जो बाइडेन को वोट मिले उनसे भी ज्यादा कुछ काउंटीज में वोट इनके सेनेट के कैंडिडेट को मिले हैं। तो मैं समझता हूँ ज्यादा लाइकलीहुड यही है कि सेनेट की सीट जो है डेमोक्रेट्स को जाएगी, और अगेन हाउस इट विल बी probably same 50-50, हाउस में क्या लग रहा you है know. मुश्ताक आपको? आई थिंक ज्यादातर इम्कान है कि रिपब्लिकन्स ले जाएंगे, क्योंकि नंबर क्योंकि यहाँ पर ज्यादा है। बिल्कुल नंबर ज्यादा हैं, और अभी काफी सीटें भी हैं, और जो लाइकलीहुड है वो उसी का है कि, लेकिन स्लिम मेजॉरिटी होगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई 15-20 नंबर्स की उनको मेजॉरिटी होगी, ऐसा नहीं होगा। और देखें, जब इतनी स्लिम मेजॉरिटी होती है ना जब आपकी हाउस में, तो तब कुछ कुछ आपके ऐसे भी मेंबर्स होते हैं जो यानी होते तो वो रेड स्टेट से हैं, जिस तरह शार्लेट्स हो गया आपका नॉर्थ कैरोलिना, वॉशिंगटन स्टेट हो गया, तो लेकिन वो आते मेट्रोपॉलिटन एरिया से, तो वहां पे उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है वो बड़ी डिफरेंट होती है। यानी अगर आप रिपब्लिक, वो ऐसे ही है जिस तरह से जो मेंशन है तो डेमोक्रेट, लेकिन ही कम्स फ्रॉम वेस्ट वर्जीनिया, तो वेस्ट वर्जीनिया की जो डेमोग्राफी है, जो लोगों के पॉलिटिकल व्यूज हैं, इतने कोई बड़े अर्बन सेंटर्स नहीं हैं, तो ऑब्वियसली उनकी जो पॉलिटिकल चॉइसेस होती है इन टर्म्स ऑफ वोटिंग वो डिफरेंट होती हैं। तो वो चीज यही आपको नजर आएगी इतनी स्लिम मेजॉरिटी में। जो रिपब्लिकन बड़े शहरों से जीत कर आए हैं, जिस तरह नैन्सी हैं मैस फ्रॉम चार्ल्सविल, के जॉर्जिया से लोग जीत कर आ रहे हैं, अर्बन सेंटर से जो लोग जीत के आ रहे हैं वो बड़े मोहतात होते हैं इन टर्म्स ऑफ मेकिंग पॉलिसी चॉइसेस। तो जब आपकी अगर बड़ी मेजॉरिटी नहीं होती है, आपकी स्लिम मेजॉरिटी हो, तो उसमें जो 4-5 लोग जो अर्बन सेंटर से आते हैं वो बड़े मोहतात होते हैं, क्योंकि उनके करियर का भी क्वेश्चन होता है। तो मैं नहीं समझता कि अगर इस स्लिम मेजॉरिटी के साथ कोई बड़े फैसले रिपब्लिकन्स कर सकते हैं, और जो बड़े
जिस तरह से आपको याद होगा कि यानी प्रेसिडेंट क्लिंटन के ज़माने में इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट शट डाउन कर दी थी, बजट दिया था कांग्रेस से। तो ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चंस के जब सवालात और बजट के इशू आएंगे तो मैं समझता हूँ ये जो मॉडरेट रिपब्लिकन्स हैं वो सपोर्ट करेंगे डेमोक्रेट्स को। अब मुश्ताक, यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये है कि चाहे हम एबॉर्शन राइट्स की बात कर लें या फिर हम गन वायलेंस की बात कर लें, चाहे हम इन्फ्लेशन जो सबसे बड़ा मुद्दा था या कहें कि अभी भी है, आपको क्या लगता है कि मिड टर्म इलेक्शंस में कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको ज़्यादा ध्यान में रखा है वोटर्स ने? आई थिंक एक तो मैं समझता हूँ जो बात बार बार ज़ेर बहस भी आई है वो ये कि जो प्रो ट्रम्प कैंडिडेट्स थे उनको लोगों ने रद्द किया है। हम समझ रहे थे कि महंगाई, इन्फ्लेशन लोगों के लिए बड़ा सवाल है, जो ऑब्वियसली है, लेकिन जो अबॉर्शन राइट्स हुए आई थिंक वो बड़ा क्वेश्चन है। और फिर जो इलेक्शन डिनायर्स हैं, जो डेमोक्रेसी को मानते नहीं हैं, जो इंतखाबात के रिजल्ट को नहीं मानते, वो तो सम पीपल सॉ इट एज अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी। लोगों को लगा ये तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी अगर ऐसे लोग आ जाते हैं आपके इलेक्शंस में जीतकर, जो इलेक्शंस को मानते ही नहीं है। तो फिर तो यही वजह है ना। देखें, जो रिपब्लिकन जो डेमोक्रेटिक पार्टी की सेक्रेटरी थी एरिज़ोना में, शी कंटेस्टेड फॉर द गवर्नर एंड शी इज वन, आई मीन शी इज ऑन अ वर्ज ऑफ विनिंग। तो यही लगता है कि लोगों के नजदीक जो डेमोक्रेसी के क्वेश्चंस हैं, जो बड़े इतने टेंजिबल नहीं होते ना, नजर नहीं आते। जमहूरियत खतरे में है। महंगाई तो नजर आती है, आप गैस स्टेशन पे जा रहे हैं, यू आर पेइंग मोर, आप ग्रोसरी लेने जा रहे हैं, यू आर पेइंग मोर। तो महंगाई तो बड़ी विजिबल होती है, लेकिन डेमोक्रेसी के क्वेश्चन के और उसके मुस्तकबिल के सवालात इतने विजिबल नहीं होते हैं। लेकिन आई थिंक लोगों में शऊर है एंड दैट्स व्हाई पीपल हैव रिस्पोंडेड दैट वे। लेकिन मुश्ताक, अगर यहाँ पे देखा जाए अगर यहाँ पे देखा जाए, ऐसा लग रहा था कि गन वायलेंस का ये जो मुद्दा है ना, ये कहीं ना कहीं भारी पड़ेगा और कई स्टेट में ऐसा लग रहा था कि जीत का जो दाव है वो ये गन वायलेंस का जो इशू है वो तय करेगा। लेकिन अगर हम टेक्सास की बात करें, गवर्नर ग्रेग एबट यहाँ पर फिर से थर्ड टाइम यहाँ पर वापस आ गए हैं और यहाँ पर आपने देखा था कि यूवाल्डे स्कूल मास शूटिंग इंसिडेंट हुआ था। कहीं ना कहीं बीच में ऐसा लग रहा था कि बेटो ओ'रोर्क जो है वो गवर्नर ग्रेग एबट पे बहुत भारी पड़ते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन हुआ क्या, फाइनली ये जो सीट है टेक्सास गवर्नर की वो ग्रेग एबट के पास गई है। तो आपको ये लगता है कि गन वायलेंस का ये जो मुद्दा बहुत बड़ा समझा जा रहा था वो क्या पीछे हटता हुआ नजर आया है मिड टर्म इलेक्शन के रिजल्ट में? आई थिंक आपकी बात सही है। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा इशू है, लेकिन उस पे जिस किस्म की हसासियत का लोगों को मुजाहरा करना चाहिए जब वोट देने जाते हैं, तो अभी तक उसका रिफ्लेक्शन हमें नजर नहीं आता। जो नताइज हैं, समझी ना, जो नैरेटिव है। एक ये बात भी है, जब लोग इलेक्शंस में जाते हैं तो आप देखेंगे कि लाइक कितना वो वक्त अपनी तकरीर का, अपने खिताब का खर्च करते हैं गन वायलेंस पे। यानी आप देख लें, जो अक्सरियत है उम्मीदवारों की, वो फोकस करते हैं और इश्यूज पे। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इतना बड़ा इशू है इस मुल्क का कि तकरीबन हर स्पीकर जो है वो अपना आधा वक्त तो उस पर बात करता है, या उसके हक में या उसके खिलाफ में। तो आई थिंक जो गन वायलेंस या जो उस तरह से वो उसको पेश नहीं किया गया है एज सच इशू। और मैं समझता हूँ उसके इस क्वेश्चन पे जो जो वोट पड़ेंगे वो पहले टेक्सास में नहीं पड़ेंगे। दिस मूवमेंट हैज टू कम आउट फ्रॉम अदर लिबरल स्टेट्स, जो प्रोग्रेसिव स्टेट्स हैं, जिस तरह मैसाचुसेट्स है, वर्मोंट है, शिकागो हो गया आपका, वहां से पहले वॉइस आएगी। लेकिन मुश्ताक, बीच में ऐसा लग रहा था जब यहाँ पर जमकर प्रोटेस्ट हो रहे थे गन वायलेंस को लेकर, जब ये यूवाल्डे मास शूटिंग इंसिडेंट हुआ, उसके अलावा भी हमने देखा कि कई शूटिंग इंसिडेंट हुए पूरे। अगर मैं स्टेट की बात करूँ, तमाम जो दूसरे स्टेट्स हैं वहाँ पर भी हुए और टेक्सास में भी हुए, और यहाँ पर जमकर प्रोटेस्ट हो रहे थे। एक पल ऐसा लगा था कि अब जो है पलड़ा यहाँ पर भारी बेटो ओ'रोर्क का हो गया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमेशा मुखालफत करते रहे हैं, अगेंस्ट रहे हैं गन वायलेंस के। गन को रखने की बात पर भी वो हमेशा उन्होंने कहा कि नहीं, इस पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जबकि ग्रेग एबट जो है वो हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं। लेकिन क्या हम इसे ये समझें कि वोटर्स बोलते कुछ और हैं, लेकिन जब वोट करने जाते हैं तब वो उनका माइंड थोड़ा बदल जाता है? आई थिंक बेटो ओ'रोर्क के हवाले से जो लोगों की ख्वाहिशात थी वो ज़्यादा थी, उनको ज़्यादा होप्स थे। वो डेमोक्रेट्स हो या डेमोक्रेट्स विद इन दी टेक्सास या उसके बाहर भी लोग हैं, वो होते हैं कि कोई मसीहा आएगा टेक्सास में जो आके उनको लिफ्ट करेगा और टेक्सास जब वो उनको जितवाएगा। तो वो इन्फ्लेटेड होप्स होती हैं, रियलिटी कुछ और है। मैं समझता हूँ जब तक जो हिस्पैनिक वोट है टेक्सास के अंदर वो टिल्ट नहीं होता डेमोक्रेट पार्टी की तरफ,
तब तक जो है टेक्सास जो है वो मैं समझता हूँ नहीं जाएगा रिपब्लिकन्स के हाथ में। देखें, फ्लोरिडा का भी यही क्वेश्चन है ना। फ्लोरिडा के जो 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 क्यूबन वो स्पीकिंग वोट है, स्पेनिश क्यूबन, जो नॉन क्यूबन है उसका तो तकरीबन 50-60% चला जाता है टू द डेमोक्रेट्स, लेकिन जो क्यूबन अमेरिकन हैं दे ओवरवेलमिंगली सपोर्ट रिपब्लिकन्स। तो जब तक टेक्सास के अंदर ये जो हिस्पैनिक वोट है वो नहीं आता कंप्लीटली टुवर्ड्स डेमोक्रेट्स, जो क्योंकि देखें डेमोक्रेट पार्टी की जो कंपोजिशन है वो एक कोएलिशन है of the minorities, of progressive, of women rights, of human rights, उसमें अफ्रीकन अमेरिकन आ जाते हैं, उसमें एशियंस आ जाते हैं। तो वो कोएलिशन जिस तरह बाकी स्टेट्स में ब्रॉडन होता हुआ हमें नजर आता है ओवर द इयर्स, सिमिलरली उसका बड़ा चंक है स्पेनिश स्पीकिंग पॉपुलेशन का टेक्सास में। जब तक वो अपने आप को रीअलाइन नहीं करता विद द डेमोक्रेटिक मूवमेंट एंड द डेमोक्रेट पार्टी, आई डोंट थिंक टेक्सास में हरा सकते हैं रिपब्लिकन्स को डेमोक्रेट्स। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल मुश्ताक साहब, यहाँ पर $16.7 बिलियन खर्च हुआ है मिड टर्म इलेक्शन में। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, और रिपोर्ट ये कह रही है कि अब तक का सबसे बड़ा जो खर्चा है वो मिड टर्म इलेक्शन में इस बार हुआ है। हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि गैस के दाम बढ़ गए हैं, आप ग्रोसरी नहीं खरीद सकते, आपका बजट बिगड़ गया है, लेकिन जब आप मिड टर्म इलेक्शन में इतना खर्च करते हैं तो इसको किस तरह से हम समझें, किस नज़रिए से देखें? आई थिंक क्योंकि देखें जो पॉलिसी तो सारी ज़ाहिर हुकूमतें बनाती हैं ना, तो जो बिग बिजनेस है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके जो बड़े बड़े जो बैंक बने हुए हैं, उनके बड़े इंटरेस्ट हैं। तो पॉलिटिक्स हैज़ बिकम आई मीन एज गेम ऑफ बिग बिजनेस एंड मनी, तो जो जो क्योंकि इन दोनों पार्टियों के पीछे जो हैं बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो उनको फंड करते हैं। देखें, एक जो कांग्रेसमैन है यानी और वुमेन है, उसको भी तकरीबन 20-25 मिलियन डॉलर कम से कम चाहिए टू कंटेस्ट द इलेक्शन और पुट अप अ गुड फाइट। तो पैसा तो है, ये तो रियलिटी है। और देखें जिस तरह से पिछले 2-3 साल में स्टॉक एक्सचेंज जो ऊपर गया था, तो पीपल डू हैव मनी, स्पेशली द एलीट डज हैव द मनी, और जो कंपनीज हैं उनके पास पैसा है। और जो थिंक टैंक्स हैं, देखें वो बंद तो नहीं होती, कितने बड़े जो आपके पास हमारे यानी यूएस के अंदर जो इकोनॉमिक जो स्लो डाउन होता है उसके बावजूद भी ये चीजें चलती रहती हैं। सो आई थिंक because they see politics as the vehicle of the policies which they want, therefore उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो आई थिंक ये तो चलता रहेगा। आप देखिएगा, आई मीन अमेरिका की खुशनसीबी है कि स्टिल डिस्पाइट ऑल दिस मनी दे स्टिल गेट पीपल लाइक जॉन फेटरमैन, जो बिल्कुल वर्किंग क्लास से उठ के आता है एंड वो सेनेटर बन जाता है। हमारे मैरीलैंड में जो हैं वो एक जर्नलिस्ट थे, राइटर हैं, फिल्म मेकर थे एक्चुअली, जो वेज मोर, वो गवर्नर बने हैं। और मैरीलैंड की तारीख में ही इज द फर्स्ट ब्लैक गाय, अफ्रीकन अमेरिकन गाय जो गवर्नर बना है, और वर्किंग क्लास का बंदा है, प्रोफेशनल बंदा है। आई मीन इज नॉट लाइक अ बिग रिच। कई लोगों ने हिस्ट्री क्रिएट की है दरअसल यहाँ पर, लेकिन मुश्ताक अब क्या समझा जाए, 2024 की राह किसके लिए बन रही है, रिपब्लिकन्स के लिए या फिर डेमोक्रेट के लिए? आई थिंक ये तो काबिल वक्त होगा कुछ भी कहना, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी जो बैड न्यूज़ है वो फ्लोरिडा के गवर्नर हैं, जो रॉन हैं, वो आई थिंक बड़े उभरते वो उभरते हुए लीडर हैं रिपब्लिकन्स के। और आई थिंक वो उनके जिस तरह से लैंडस्लाइड उन्होंने किया है, जिस मार्जिन से उनका दूसरा टेन्योर है, वो बड़ा सरप्राइजिंग है सबके लिए। आई थिंक उसके लिए भी तो वो बड़ा खतरा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और मैं नहीं समझता कि जो विद इन रिपब्लिकन पार्टी लोग हैं उन्होंने देख लिया है कि ट्रंप के अगर सपोर्टर्स को वोट नहीं मिलता तो ट्रंप को खुद अगली बार कैसे वोट मिलेगा। तो आई थिंक इट वुड बी इंटरेस्टिंग कि पॉल रायन हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट जो थे वो हैं, उनके कैंडिडेट काफ़ी लोग होंगे जो इनके रेस में होंगे। तो वुड बी डिफिकल्ट टू से नाउ कि अभी 2024 तो नेवर नो कि अगले 2 सालों में क्या होने वाला है, और इकोनॉमिक स्लो डाउन भी है। और आई थिंक इवन विद इन डेमोक्रेट्स उनके अंदर भी काफ़ी जो है वो बेचैनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के नॉमिनेशन से लेकर अबॉर्शन राइट्स से लेकर देयर आर सो मेनी इश्यूज। लेकिन कहीं ना कहीं बेचैनी रिपब्लिकन्स में भी है, ये तो आप मानेंगे। हाँ, लेकिन देखिए उनके यहाँ ना फिर भी जो है कि लीडरशिप का क्राइसिस इतना नहीं होता। समहाउ उनका कोई बंदा भी चल जाता है। आई मीन दे कैन ब्रिंग एनीबॉडी, बिकॉज उनके यहाँ जो बार है ना लीडरशिप का, वो इतना ज्यादा नहीं है।
नहीं होता, somebody like Donald Trump, who's very good at talking, जिस तरह ये फ्लोरिडा के गवर्नर है, I mean from their perspective and point of view, I mean he is the best candidate that they have, लेकिन डेमोक्रेट्स के लिए थोड़ा लीडरशिप का बार डिफरेंट होता है। वो ऐसा होना चाहिए, वो इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, वो पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए, वो इंस्पायरिंग होना चाहिए, क्योंकि उनके यहाँ देखें ओबामा जैसे लोग भी थे, बिल क्लिंटन जैसे लोग भी थे, द पीपल हु कुड मूव द होल सोसाइटी। तो उनको उनकी जो तलाश होती है वो डिफरेंट लीडरशिप की होती है। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब आपका, और उम्मीद है कि ये जो इलेक्शंस के जो रिजल्ट आएंगे वो लोगों के लिए उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं लोगों को ही मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो वॉशिंगटन डीसी से मुश्ताक यहाँ पर पूरी जानकारी दे रहे थे। एनालाइज उन्होंने किया कि जो मिड टर्म इलेक्शन के रिजल्ट्स आ रहे हैं, किसका पलड़ा भारी है, रेड वेव या फिर ब्लू वेव। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए NTV अमेरिका के साथ।